आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। अगर आपको दो या उससे ज्यादा चीजें दे रखी है और उसके अंदर आपको कंपैरिजन करना है अबाउट द वंडरवॉल फोर्सेस, तो हम किस तरीके से उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हम उनको कंपेयर करेंगे, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग वंडरवॉल फैक्टर अफेक्टिंग वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेरे पास वैंडरवाल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। मैं आपके पास दो एटम बना रहा हूँ। ये मेरे पास एटम है जिसका साइज छोटा है, ठीक है, और एक ये वो एटम है जिसका साइज मेरे पास बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे। अब मुझे पता है ये एटम का न्यूक्लियस होगा जो सेंटर है, और ये उससे कुछ डिस्टेंस से प्रेजेंट है मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ से मेरे पास जो इसका एटॉमिक रेडियस होगा वो वहां पर प्रेजेंट है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें कंपेयर करते हुए चलेंगे साथ साथ में कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस आ रहा होगा। पहली चीज, भाई मुझे पता है कि इसका साइज कैसा होने वाला है, छोटा होगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। और इसका साइज कैसा होगा मेरे पास, बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज तो मुझे दिखते ही पता चलेगा कि इसका रेडियस मेरे इस रेडियस से छोटा है। दूसरा, मुझे पता है न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और मुझे पता है फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो अगर ये रेडियस की वैल्यू कम होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है ना, वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के। इस इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगेगा। तो हम लिख सकते हैं अट्रैक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन विल बी हाई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट था साइज के लिए, सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग लिखेंगे अट्रैक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन विल बी लो। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, दैट इज डिस्टेंस की बात करें हम लोग। डिस्टेंस, साइज इसका छोटा है तो डिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कैसा होने वाला है यहाँ पर, कम है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे तो डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट के। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनके पास कुछ एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी कम होगी, क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ। आप खुद ही सोचो, आप है ना एकदम, ये आपका घर है, ये आप घर के अंदर हो, ठीक है ना, सामने पापा बैठे हुए हैं, तो आपका सारी एनर्जी लूज हो जाती है, चुपचाप बैठे रहते हो, ठीक है ना। वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मोबिलिटी, इधर उधर डोलने की हिम्मत कम। जितना दूर जाते जाओगे, ठीक है ना, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता जाएगा, आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वाइब्रेशनल भी और मोबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, चाहे आप वाइब्रेशनल की बात करो या फिर आप मोबिलिटी की बात करो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वो आपकी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आपके ऊपर एक अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। बट यहाँ पर हम लोग जब बात करें तो आपकी वाइब्रेशनल और या फिर हम बात करें मोबिलिटी की ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें, वो आती है यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को जो मैं निकालने के लिए कोशिश करूंगा, चाहे हम लोग उसकी पोलराइजेबिलिटी की बात करें, ठीक है, या फिर आप उसके इंड्यूस चार्ज की बात करें, तो जो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी पोलराइजेबल नहीं होगा। तो दो चीजें यहाँ पर आती है, एक तो चाहे आप इंड्यूस्ड चार्ज की बात करें या फिर आप बात करें इसके पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन की, वो वैल्यू इसकी कम होगी। और यहाँ पर कैसा होगा, दूर होगा, यहाँ पर इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और सिक्स बात, अब देखो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कम है। कल हम लोगों ने पढ़ा था डायपोल मोमेंट के अंदर कि आपके पास जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतनी ही ज्यादा क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो भाई, तो ये क्या होगा भाई, एक एटम है मेरे पास ए, इसका साइज छोटा सा है, एक और एटम होगा बी, उसका एटम, ये समझ लो एटम मेरा बी है, इसका साइज भी छोटा सा है, ठीक है। तो अब इनका साइज छोटा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आगे पेज पे बना के दिखाता हूँ। ये समझ लो अपने पास दोनों एटम छोटे छोटे हैं, ये भी छोटा सा है, इसके बगल में ये भी मेरे पास कैसा है, एक छोटा सा एटम, यहाँ पर ये एक बड़ा है और इसके जस्ट बगल में एक और बड़ा सा एटम प्रेजेंट। दोनों के साथ देखते क्या होगा। मुझे पता है ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इसको अच्छा खासा रिपेल कर रहा होगा, और इसके इस इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल भी कर रहा होगा क्योंकि दोनों मेरे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये चार्ज यहाँ पर इतने अच्छे से पोलराइज नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस, इससे बहुत दूर मेरा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, मेरी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन लगभग मेरा फ्री जैसा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री है, इधर उधर मूवमेंट कर सकता है, मोबिलिटी है कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है। ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है कि वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मेरे, इस न्यूक्लियस की वजह से। तो ये चार्ज कैसा हो गया, पोलराइज हो गया। कल जो मैंने आपको इंड्यूस्ड चार्ज की कहानी सुनाई थी, सेम वही चीज यहाँ पर है। जितना चार्ज मेरा इंड्यूस्ड होगा उतना ही क्या होगा, इस न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब इन के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के आएंगे, एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ठीक है। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, वेंडरवॉल फोर्सेस है, ठीक है। इसी वजह से जितना ज्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा उतना ही दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कम है, इसी वजह से मेरा वेंडरवॉल फोर्सेस की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। और यहाँ पर मैं बात करूं, इंड्यूस चार्ज ज्यादा होने वाला है, इसलिए मेरा वंडरवॉल फोर्सेस की वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, आपको साइज की वैल्यू गिवन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस, मोबिलिटी, इन सब चीजों से कोरिलेट करता हुआ वो आपसे चीजों को आगे पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बस एग्जांपल था। देखो, तो जो ऊपर हम लोगों ने लिखा अभी तक, तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं, सो
वी कैन से जो आपका वैन डर वाल फोर्सेस हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा साइज होगा वो इजिली मेरा चार्ज क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, तो उसको हम आसानी से पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से चार्ज को एक तरफ हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइज पे, या फिर आप कह सकते हो मोलिकुलर वॉल्यूम, साइज बोल लो या फिर आप कह सकते हो मोलिकुलर वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही मेरे पास ये विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा मेरा चार्ज पोलराइज होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास वैन डर वाल फोर्सेस होगा, और उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके साइज के। ये बात थी दो एटम्स के। अब हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया का क्या फर्क पड़ता होगा वैन डर वाल फोर्सेस पे। चाहे हम लोग बात करें सरफेस एरिया का या फिर हम लोग बात करें ब्रांचिंग का, क्योंकि एटम्स के बीच में मेरे पास क्या होती है, ब्रांचिंग भी होती है। जैसे तो चार कार्बन की बात करूं, यहाँ ये चार कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई ब्रांच नहीं है, बट यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गई है, अब ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ब्रांचिंग स्टार्ट होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखो ये मेरा ज्यादा एरिया कवर अप करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है इनके साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, ये ज्यादा एरिया कवर अप करते हैं। ये क्या करता है, अपने आप को एक ही जगह पर सिमेटते जाता है, छोटा होता जाता है सरफेस एरिया के फॉर्म में। तो पहली चीज, सरफेस एरिया ये क्या कर रहा है, ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, सरफेस एरिया मेरा ये कम ऑक्यूपाई करने वाला है। यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा इसलिए ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, या फिर कम से कम ब्रांचिंग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, ब्रांचिंग हो रही है बिटवीन द मॉलिक्यूल एटम्स, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, अब खुद ही सोचो इसकी जैसी एक लेयर और होगी, तो अगर इनको एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, ठीक है, या फिर कांटेक्ट में आने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट है, तो जितना ज्यादा स्पेस ये प्रेजेंट होगा एक दूसरे के पास आने के लिए, उतना ज्यादा ही चार्ज मेरा इंड्यूस होने वाला है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों इनके बीच में बहुत सारा गैप प्रेजेंट है। बट यहाँ पर हम लोग ऐसी बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये एटम इसको पोलराइज नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ही पोलराइज हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर मैं कह सकता हूँ इंड्यूस चार्ज इतना डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो आपको सीधी सी बात, अगर ये चीजें याद नहीं रहती है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम इंड्यूस चार्ज हो पाएगा, क्योंकि एटम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ पाते इन द ब्रांचिंग। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि उतना ही ज्यादा मेरे पास सरफेस एरिया प्रेजेंट है, ताकि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सके। और यहाँ पर हम लोग बात करें इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू, मेरे पास कम होगी, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग प्रेजेंट है। अगर इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ ज्यादा है तो मेरे पास अपने आप ही देखो पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन, या फिर इंड्यूस्ड चार्ज की बात करें ज्यादा होगा तो मेरे पास वैन डर वाल फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा। और यहाँ पर मेरे पास वैन डर वाल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर मेरी ब्रांचिंग बढ़ रही है, वैन डर वाल फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी वैन डर वाल फोर्सेस मेरी उतनी ही क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक के अंदर ब्रांचिंग नहीं है, एक में ब्रांचिंग है, तो वैन डर वाल फोर्सेस सीधी सी बात है आपके पास क्या जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ से जो चीज अभी हमने ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ से एक जो चीज मेरे पास इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि भाई जो मेरे पास वेंडर वॉल फोर्सेस हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसका प्रेजेंट होगा, उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या हो पाएगा, इंड्यूस्ड हो पाएगा चार्ज। और जितना ज्यादा चार्ज इंड्यूस्ड हो पाएगा आपके पास, उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरे पास, वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना। इसके ऊपर आप लगा लो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके अंदर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से एक दूसरे से कंपेयर करना है। आपको मजा आ जाएगा कि भाई इतनी सारी चीजें इसी तरीके से हम लोग इनका आंसर निकाल सकते हैं, पता ही नहीं था। ठीक है। अब अगली बात करते हैं, थर्ड, मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे आसान काम होता है, कोई भी अगर मुझे मॉलिक्यूल गिवन होगा उसका मैं मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही सकता हूं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए पहले एक लाइन लिखो, फिर समझाता हूं मैं आपको साथ साथ में। मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट van der Waal forces, but higher the molecular weight, higher the molecular weight, more temperature is required to convert liquid into gas. So we can say we can say molecular weight is directly proportional to boiling point। ठीक है। देखो हुआ क्या कि आपके पास मोलिकुलर वेट और वेंडरवाल फोर्सेस के बीच में डायरेक्ट कोई वैसा कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी रिलेशन नहीं होता, बट जितना मेरे पास मास बढ़ता जाता है एटम का, उतना ही उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज का मतलब लिक्विड से गैसीय स्टेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आप खुद ही सोचो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, आपके पास जो एटम प्रेजेंट थे वो समझ लो ये लिक्विड स्टेट में है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ रही है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए कहाँ से, लिक्विड से गैस के अंदर। ठीक है। उन दोनों एटम्स के और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, इसलिए तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, अब टेम्परेचर उनको ज्यादा देना पड़ रहा है, तभी वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएंगे। तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से बोल रहे हैं कि दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा किसके, वैन डर वाल फोर्सेस के। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। कोई आपसे पूछे तो वैसे कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, बट बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास पता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसी का वैन डर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होता है। ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से।
ध्यान रखना भाई, देखो हम लोगों को कैसे कैसे देखना है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे साइज और ये जो यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ उसके बेसिस पे। दूसरा, जितना ज्यादा मेरे पास चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा वैंडरवाल फोर्सेस होगा, ठीक है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी मेरा वैंडरवाल फोर्स उतना ही कम होगा। सरफेस एरिया ज्यादा हो, मास ज्यादा हो, तो मेरे पास वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे। ये चीजें क्लियर होती है क्वेश्चन करने से, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ में कराऊंगा, उसके बाद आपको ही सारे क्वेश्चन खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ van der Waals forces, in the correct order of van der Waals forces। फर्स्ट आपके पास है F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है। यहाँ पर आपको गिवन, देखो भाई सिंपल सी बात है। F2 की बात करें तो साइज छोटा है F2 का, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है आयोडीन से, क्योंकि हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपका साइज बढ़ता जाता है, साइज भी बढ़ रहा है और साथ साथ में मास भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 है, बट उससे बहुत ज्यादा है मेरे किसका, आयोडीन का, ठीक है। तो मास भी बढ़ रहा है और साथ साथ में साइज भी इंक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से मेरे पास जो वंडरवाल फोर्सेस का ऑर्डर रहेगा वो ये ऑर्डर आने वाला है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू द साइज, साइज की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सभी के अंदर यही है। अब आप साथ साथ में सॉल्व करते हुए जाना और क्वेश्चन भी लिखते जाना। इनके आंसर भी बताते जाओ आप सेकंड क्वेश्चन का। साइज देखो खुल्लम खुल्ला, ये साइज किसका बड़ा होता है, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो डाउन द ग्रुप आने में क्या होता है, मेरा साइज बढ़ता जाता है, ठीक है ना। साइज जिसका ज्यादा उतना चार्ज मेरा इंड्यूस्ड होगा, जितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि फोर्स बराबर होता है K(Q1Q2)/r²। के ठीक है, मैत्री का ठीक है। प्रणव का आंसर भी ठीक है। फटाफट करते जाओ भाई, इतना टाइम लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है, फटाफट करते जाओ, बहुत आसान काम है। ठीक है, हितेशी का आंसर ठीक है। ये आपको सीधा सा देखना है भाई, मेरे पास इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इसकी वजह से ये ये और ये नोबल गैसेस ही तो हैं। डाउन द ग्रुप मेरा साइज क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा, और उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, वंडरवाल फोर्सेस होगा।
साइज। यहाँ बात करें तो कार्बन फैमिली है ये, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज क्या होता जाता है, कम होता बढ़ता जाता है। तो इसका साइज ज्यादा होगा, इसी वजह से ये ऑर्डर आ जाएगा। इसका भी रीजन क्या है मेरे पास, साइज। ये मेरी हेलोजन फैमिली, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, या फिर मास ले लो, सीधा ये आंसर, ठीक है। ये मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली है। NH3 यहाँ पर नहीं है, क्यों? मैंने यहाँ पर NH3 जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्यों? ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मेरा NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो इसलिए मैंने अमोनिया को यहाँ नहीं लिया। उसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में भी फर्क आता है। बट बाकी इन तीनों के लिए ये साइज मेरा, ये फैक्टर मेरे पास होता है, साइज, ठीक है। इन सब के लिए भी मेरे पास ये मेरी ऑक्सीजन फैमिली है। मैंने वाटर को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या ऑर्डर आ गया, साइज के ऊपर मेरा ये ऑर्डर आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। NMe आपको पता है, Me इज मिथाइल, ठीक है। तो ये है मेरे पास NCH3 CH3 CH3। BMe3 और BF3। नाइन्थ ऑप्शन इज CO2 और CS2। PF5 और हम कह सकते हैं PCl5। CH3 CH3 बेंजीन है ये। CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, CH3। CH3 यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास, CH3। ये ऑर्थो पे है, ये मेटा पे, ये पैरा पे है, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो कि क्या ऑर्थो होता है, क्या मेटा होता है, और क्या मेरा पैरा होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, NMe3 और इसके बगल में NF3, NF, F और F। यहाँ पर भी एक लोन पे, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एक लोन पे। मुझे पता है इसका जो सरफेस एरिया होना है वो फ्लोरीन से ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन, कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं H3 वाले ना। तो इसका जो मोलिकुलर वॉल्यूम होगा वो इसके साइज से तो बहुत बड़ा होगा। तो इसी वजह से अगर मैं बात करूं मोलिकुलर वॉल्यूम की, या आप साइज देख लो, चाहे आप मास देख लो, क्योंकि CH3 का मास मेरे पास इससे बड़ा आना है, ठीक है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक अपने पास, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया मोलिकुलर वॉल्यूम सबसे बड़ा आ रहा है, तो इसी वजह से ये इससे ज्यादा। यहाँ पर भी BMe3 का मोलिकुलर वॉल्यूम इससे ज्यादा आएगा, ठीक। CO2 CS2 का साइज और मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू CO2, ये ज्यादा है। PF5 फ्लोरीन लगा हुआ और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन का साइज क्लोरीन से बड़ा, ये इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है। इसका रीजन भी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, इसका रीजन मेरे पास साइज, ठीक है। इसका रीजन सीधा सा है मेरे पास साइज। अब ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बार बार पूछ लेते हैं यहाँ पर अलग अलग ऑर्थो
मेटा और पैरा पे लगा के। इस क्वेश्चन को इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये वाला जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये मेरा कैसा है sp2, और ये वाला कार्बन कैसा है मेरा sp3, ठीक है ना। ये मेरा sp2 है और ये मेरा sp3 है। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरे पास एक कार्बन होगा ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से, CH3 लगा होगा, तो ये 1 2 और 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो ये नीचे वाला sp2 ऊपर वाला sp3 है। परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा हो, ये मुझे पता है यहाँ पर कितना होना है, 33% होना है, 0.3, और यहाँ पर मेरे पास 25%, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ जो डाइपोल आप बनाओगे, डाइपोल का डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरफ, इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ। तो आप देखोगे तो दो वेक्टर आ रहे हैं इस सेंटर पे, आप देखोगे तो एक तो नीचे की तरफ और एक दूसरा मेरे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो आपका एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ से आ रहा है, और दूसरा यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। तो दो वेक्टर मेरे प्रेजेंट होंगे, एक ये, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पर है, और एक मेरा ये यहाँ पे है, ठीक है। मुझे पता है कि भाई अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों के बीच की, तो ये मेरे पास 360 डिग्री आना है ओवरऑल एंगल तो, बट ये एंगल डिवाइडेड होगा कितने में, 6 पार्ट के अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक एंगल कितने 60 डिग्री का है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर जब मैं इन लोगों की बात करूंगा तो ये एंगल इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल आने वाला है मेरे पास ये, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक्चुअली ये डायरेक्शन यहाँ से नहीं यहाँ पर आएगी, तो इसी वजह से ये मेरा बनेगा वेक्टर जो आप बनाओगे वो ऐसा आएगा, क्योंकि मेरा ये sp3 है, ये वाला sp2 है, तो sp3 से sp2 की तरफ डायरेक्शन बनती है। कल हम लोगों ने डायपोल बना के देखा था, मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वही डायरेक्शन होती है। तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री, और ये तो एंटी होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। तो इसके अंदर तो मेरा डायपोल मोमेंट 0 आ गया, मतलब कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होने वाला। और इन दोनों की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर तो 120 डिग्री है, अगर इसका ए होगा, ये भी ए है, दो वेक्टर जिनका स्ट्रेंथ ए है और बीच में 120 डिग्री है, तो ये जो यहाँ पर रिजल्टेंट बनेगा ये भी मेरा ए ही बनता है। इसके अंदर बीच में मेरे पास 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a² + प्लस 2ab, तो दोनों ए है, 2a² cos थीटा, cos इज 60 डिग्री, तो हाफ हो गया है मेरे पास, ठीक है। इधर से ये 2 कट गया, तो आगे मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3a², तो यह जगह a√3 के बराबर, जिसकी वैल्यू इसके a की वैल्यू से बड़ी होगी। तो यहाँ पर मेरा चार्ज ज्यादा, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, डायपोल ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज आपके पास इंड्यूस्ड होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी वजह से ऑर्डर हो जाएगा आपके पास ये, फिर ये और फिर ये, ड्यू टू डायपोल। इसलिए कल की क्लास में मैंने आपको डायपोल पढ़ाया था, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास डायपोल की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, sp3 टू sp2 के पास आ रही है। ये बात मैं आपको बता दूं, sp3 से sp2 की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा परसेंटेज एस करेक्टर है दैट इज 25%, और यहाँ पर है 33.3%। ये चीजों को जब मैंने आपको जियो से इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब अच्छे से बता दिया था कि भाई मेरे को पता है जब भी sp2 है 33.3% परसेंटेज एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर हो रही होगी। इसलिए डायपोल का डायरेक्शन फ्रॉम CH3 टू इस कार्बन पे है जहां पर मेरा डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कर लिए 11 क्वेश्चन के, ठीक है। चलो 12, फटाफट निकालो आप। और ये क्वेश्चन को सबसे पहले बता रहा हूँ भाई,
जो भी चीज पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाओगे तो चीजें नहीं भूलोगे। आज पढ़ लिया, आज आ गया, ठीक है। अब कल की क्लास सीधी बस नोटबुक खोल के बैठ जाओगे ना, तो फिर आपको थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होंगी जो याद नहीं आएंगी। उसके बाद 5-6 दिन के बाद तो चैप्टर ही नया हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो डेली पढ़ा उसका रिवीजन कर लो एक बार। ROR, R इज एल्काइल ग्रुप, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। RSR 14 था आपके पास, CH3Cl, CH3F, CCl4, CF4, CH4, B2F4, B2Cl4, तो भी फटाफट फटाफट करना है। आज जो मैं होमवर्क भी दूंगा आपको क्लास के बाद ना, वो कल आपको करना ही करना है। मैं आपसे पूछूंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा काम की चीज है वो, इसीलिए। देखो भाई, मुझे पता है यहाँ डायपोल मोमेंट, ये मेरा कार्बन, ये मेरा क्या है, क्लोरीन है। तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पर डायपोल मेरा ऐसा बनेगा। तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में मेरे पास एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर है, पर इस बार दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट इसका ज्यादा आएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कम है। तो मेरे पास ये ऑर्डर आ जाएगा, ड्यू टू डायपोल। दोनों केस करा दिए, जब बाहर वाला ज्यादा हो, अंदर वाला ज्यादा हो, दूसरा वाला केस। ठीक है। अब ROR है एक तरफ और एक आपके पास है RSR। ऑक्सीजन से बड़ा साइज होता है किसका, सल्फर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा ड्यू टू साइज। क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा होता है किससे, फ्लोरीन से। इस वजह से मेरा ये आंसर आ गया। अब क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, हमें पता ही है। पर फ्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन, तो ये ऑर्डर आ गया। फ्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है ना। ये आपको बस ये देखना है, एक चीज सिमिलर है, जैसे बोरोन यहाँ पर भी है, बोरोन यहाँ पर, ये तो चीज सिमिलर होगी। अब बात करेंगे बची हुई दूसरी की। दूसरी की साइज देख लेंगे किसकी बड़ी होती है। ठीक है ना। हाँ, हितेश आपका आंसर एकदम ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना, सबका रीजन वही है। यहाँ पर भी साइज फैक्टर डोमिनेट, यहाँ पर भी साइज, यहाँ पर भी साइज। आगे बढ़ो। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखो। 17, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा। दिमाग चाहिए। दिमाग से सोच के बताना है, क्योंकि इनका साइज भी एक जैसा होगा, मास भी एक जैसा होगा, सरफेस एरिया भी एक जैसा होगा, सारी चीज एक जैसी होंगी, बट एक चीज डिफरेंट होगी। सोचो और बताओ।
प्रणव का गलत हो गया, सक्षम का ठीक है, बिल्कुल ओम का आंसर भी ठीक है। क्यों भाई, देखो मुझे पता है एक चीज का ना, सीधी सी बात है कि ये मेरे पास कौन से है, दोनों सिमिलर एटम दोनों सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास सिस फॉर्म है। और ये क्या है मेरे पास, अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, अब देखो डाइपोल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कार्बन, ये मेरा क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डाइपोल इधर जा रहा होगा, और ये डाइपोल भी मेरा इधर जा रहा होगा। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरे पास 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 है। ये इसको छोड़ो, इतनी बड़ी चीज ये मैटर मेरी नहीं करती। यहाँ देखो, ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, और ये कार्बन से मेरे जा रही है क्लोरीन की तरफ। ये देखो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों तो भाई मेरे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों मिलके कोई बीच में बनाएंगे। ठीक है ना, बीच में इनकी वैल्यू आएगी। बट ये कैसा है, एक इधर जा रहा है और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। तो इसका तो जो म्यू आएगा वो तो मेरा 0 हो जाएगा, इसका तो डायपोल मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसकी वजह से इसकी डायपोल की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा डायपोल होगा उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और चार्ज इंड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से सिस का जो होता है मेरे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये भी आपके पास सिमिलर क्वेश्चन ही है, एक और क्वेश्चन आप इसी तरीके का लिखो। एटीन तो 19 का आंसर लिख के दो। ठीक है, हितेशी का आंसर ठीक है, सक्षम का आंसर ठीक है। आपको एक चीज बताऊं मैं, आप जो यहाँ पर ये वेंडरवॉल फोर्सेस बताते जा रहे हो ना साथ साथ में, तो एक बात याद रखना, आपको पता है कि वेंडरवॉल फोर्सेस मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट के भी हैं। आपको एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट के रूप में भी पूछ सकता है, कि आपको दो मॉलिक्यूल दे दे ऐसे बना के और बोले भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आप कहोगे भाई एक सेकंड में बता देता हूँ मैं आपको, मॉलिक्यूल देखूंगा जहां पर वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है वहां पर उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बीच में मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आसानी से नहीं टूटने वाला वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या, सिस ये ट्रांस, तो ये इसके ज्यादा हो गया, ये मेरे पास सिस और ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रांस हो गए, तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। सबके अंदर रीजन क्या होगा मेरा, डाइपोल। ठीक है, ओम का आंसर ठीक था, सक्षम का आंसर ठीक है, मैत्री का आंसर भी ठीक है, हितेशी का आंसर भी ठीक है, तान्या का आंसर भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाले हैं यहाँ से। ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगेंगे, आसान से लगेंगे। अब इन क्वेश्चंस का फायदा क्या है, कि आप यहाँ पर, हम लोग इनकी वेंडरवॉल फोर्सेस कैलकुलेट करें। वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मुझे पता है उतना ही मेरे पास क्या होने वाला है इनके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ये बात हम बॉइलिंग पॉइंट की आगे जाके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कहाँ तक ले थे, 19 नंबर तक कर लेते, ठीक है। 20 लिखो, NF3, NCl3, NBr3 और NI3। सबका नंबर एक ही है, ऐसे वन, ये टू है, ये मेरा थ्री और ये मेरा फोर है। आप 1 2 3 4 के ऑर्डर में लिख दो, अरेंज। सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका, पहले लिख दो किसका ज्यादा होगा, लास्ट में लिख दो किसका कम होगा, आप आसानी से लिख पाओगे। 21st क्वेश्चन है, NCl3, PCl3,
ASCl3 और SbCl3। 22 नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। 23 यहाँ भी लिख सकते हो। BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है। 24 वाटर के साथ प्रेजेंट है मेरे पास हीलियम, वाटर के साथ प्रेजेंट है नियॉन, वाटर के साथ प्रेजेंट है मेरा आर्गन, वाटर के साथ प्रेजेंट है मेरा क्रिप्टन, और वाटर के साथ ही प्रेजेंट है मेरा जेनॉन। ट्वेंटी फाइव ICl और Br2, ICl एंड Br2। ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं ऊपर NF3, NCl3, NBr3 और NH3, सबके अंदर नाइट्रोजन तो मेरा कॉमन है। बाकी सारी कहानी किसकी बच गई? मेरी साइज की बच गई। अब जब मेरे पास कहानी ही साइज की बच गई, ये NH3 की जगह यहाँ पर ना NI3 कर लो, ताकि एक ऑर्डर बन जाएगा सीधा। ठीक है, NI3। तो आई का रेडियस Br से बड़ा होता है, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो ये ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। यहाँ पर मेरे सराउंडिंग एटम सेम है, सब में क्लोरीन है, बट सेंट्रल एटम मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली है। ऊपर से नीचे जाऊंगा, साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा, इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा तो मेरा वैन डर वाल फोर्सेस मेरा ज्यादा होगा। ठीक है ना। फैक्टर यहाँ पर कौन सा काम आया है? साइज। यहाँ पर भी मेरे पास साइज। अब देखो, एन पेंटेन होता है मेरे पास नॉर्मल पेंटेन, 1 2 3 4 और 5। आइसो पेंटेन होता है ये, और नियो पेंटेन होता है ये। ठीक है? तो इसके अंदर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो रही है। ब्रांचिंग जितने ज्यादा होती जाएगी, उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाएगा, उतना ही कम एटम्स के वो कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में कम आएगा, इंड्यूस चार्ज कम हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज कम हो जाएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाएगी। इसलिए वैन डर वाल फोर्सेस मेरे पास जो होती हैं, दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, इसलिए ये फैक्टर मेरे पास आ जाएगा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग को देखा हमने। यहाँ देखो NF3, NCl3, NBr3 और N BR, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। इसका साइज बड़ा, उसकी वैल्यू बड़ी। ठीक है। अब देखो, अब जो 24th क्वेश्चन है उसमें बोला वाटर के सामने आपका हीलियम प्रेजेंट है, मतलब हीलियम को हमने पानी में डाल रखा है। हीलियम का साइज छोटा होता है, नियॉन का उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, आर्गन का उससे भी बड़ा होता है, ठीक है, क्रिप्टन का उससे बड़ा होता है, और जेनॉन का इन सबसे बड़ा होता है साइज ना। तो जितना आपके पास साइज बड़ा होगा, चार्ज मेरा उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है? पोलराइज हो जाएगा। ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, जिसको हम लोग इंड्यूस चार्ज बोला था, मुझे पता है ये सारे जो भी नोबल गैसेज यहाँ प्रेजेंट है न्यूट्रल होती है। इसके सामने आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज कैसा हो गया? यहाँ इंड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज आती है, दोनों के बीच में क्या लगने लग जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। देखो वापिस से मैं दिखाऊंगा, अगर इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है।
बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होने लग जाएगा। तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उतना ही पोलराइज हो सकता है, उतना ही इंड्यूस हो सकता है। इस वजह से यहाँ ऑर्डर मेरे पास ये आ जाएगा कि मेरे पास जितना ज्यादा साइज बड़ा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेबल, उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, और जितना ज्यादा इंड्यूस्ड होगा उतना ही मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ICL और Br2। देखो भाई, आयोडीन के साथ कनेक्टेड है मेरा Cl, और यहाँ कनेक्टेड है ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे से, ठीक है। देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनका म्यू डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। ये तो मेरे पास कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। बट इन दोनों के बीच में मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो इसकी वजह से ये मेरे पोलर होगा, और इसका म्यू विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसलिए इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि आपको अब यहाँ पर साइज में थोड़ी दिक्कत आने वाली थी कि क्लोरीन भी है यार, आयोडीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो अब क्या करें। तो सो नॉर्मल सी बात है, आप देख लो कि एक तरफ तो मेरे पास कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक तरफ पोलर है। पोलर के अंदर मेरे को पता है चार्ज सेपरेशन होगा ही, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, तो ये पार्शली नेगेटिव होगा, ये पार्शली पॉजिटिव होगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ICL का, उसके साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 26 क्वेश्चन, SiH4, SiCl4, SiBr4, SiI4, 27th AsMe3, SbMe3, BiMe3, नाइट्रोजन फैमिली के हैं सब। 28 CHCl3 और CCl4, ठीक है ना, CHCl3 और CCl4। ऊपर वाले दोनों तो बहुत आसान है, जो नीचे वाला वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना उसके अंदर, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिया है। देखो भाई, साइज अभी तक यही कर रहे हैं, इसका साइज बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर क्या कहानी है, मेरे पास कार्बन है, कार्बन के साथ तीन, एक तो लगा हुआ है क्लोरीन, 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 और यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो कार्बन के साथ मेरे पास लगा हुआ है क्लोरीन, 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 और ये मेरे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ, इस तरीके से ये लगा। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत इस बात की, अगर हम लोग साइज की बात करें तो CCl4 का बड़ा है, मोलिकुलर वॉल्यूम भी इसका बड़ा है, बट यहाँ पर जो इसका नेट डायपोल आने वाला है ऊपर की तरफ, ये तीनों यहाँ पर, ये तीनों एक, ये जो चारों मिलते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसकी वजह से इसका डायपोल कैसा होता है, जीरो। और ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये अपन नेट रिजल्टेंट जब आप डायपोल मोमेंट का निकालोगे, उसकी वैल्यू किस कहते हैं, जीरो के बराबर आती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक, दो, तीन चीजें तो प्रेजेंट है, बट इन तीनों, ये तीनों तो बराबर होंगे, बट हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी इस बार, तो इसके डायपोल चेंज होते ही, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, तो ये मेरे इसका म्यू जो होगा दैट विल बी नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और ये मेरे पास कैसा होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और पोलर की वजह से इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये ध्यान भी रखना है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करवाया है, ठीक है। नहीं, इसको मैंने सबसे कहाँ करवाया, आपको लास्ट में करवाया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी लिख सकते हो आप, 29 नंबर डाल लो चाहे, Cl2 प्लस Cl माइनस, और ओवरऑल आपको Cl3 माइनस लिखा हुआ दिख सकता है, Br2 प्लस Br माइनस,
और Br3- भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और या फिर लिखा हुआ I3-, जिसका मतलब क्या होता है I2+I-, ठीक है ना। तो इन तीनों के अंदर भी ऑर्डर आपको पता है भाई, जिसका साइज बड़ा वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, सीधी सी बात। फिर आपके पास यहाँ पर भी ये ऑर्डर आपके पास फॉलो होता है ड्यू टू साइज, ठीक है ना। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइज हो सकता है, और जितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज वहां पर प्रेजेंट होगा। अब देखो भाई, अभी अभी हमने क्या सीखा, वेंडरवॉल फोर्सेस को निकालना सीखा, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा कि भाई वेंडरवॉल फोर्सेस को मैं किस तरीके से कंपैरिजन कर सकता हूँ। इसका बहुत ही बढ़िया यूज किया जाता है, जो इसके एप्लीकेशन पार्ट है मेरे पास, वो बहुत ही ज्यादा काम का होता है, ठीक है ना। देखो किस तरीके से आगे हम लोग इसको काम में लेने वाले हैं, उसका एक नमूना मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और ये लास्ट पार्ट है फिर आज की क्लास का, ठीक है। तो वेंडरवॉल फोर्सेस जो हम लोगों ने पढ़ी, उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो वेंडरवॉल फोर्सेस का देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस को कंपेयर करने वाले हैं। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी मेरे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। ये सब चीजों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर फोर्सेस। पहली चीज, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखते जाऊंगा कि नंबर ऑफ शेल किसके अंदर ज्यादा होंगे, किसके अंदर कम होंगे। दूसरी बात हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तीसरी चीज जो कंपेयर करेंगे दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस। फोर्थ, अट्रैक्शन। फिफ्थ आपके पास आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। सिक्स्थ आएगा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। सेवेंथ है मेरे पास वोलेटाइल नेचर, ठीक है। ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, यहाँ जगह कम बची है तो मैं ऊपर वाले से यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 8 प्रॉपर्टी जो कंपेयर करेंगे दैट विल बी द वोलेटाइल नेचर, नीचे लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिक्विफिकेशन, ठीक है। नाइन्थ होगा मेरे पास solubility in water, solubility in water, solubility in the water मतलब attraction with water, पानी के साथ कितना वो attraction force को शो कर सकता है। तो ये 9 चीजें हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ शेल्स। हीलियम, जब जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो सबसे ऊपर होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। ऊपर से नीचे जाऊंगा एटॉमिक रेडियस मेरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। भाई मेरे पास जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल का डिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। उल्टा मैंने बना दिया इसका, नियो जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो मेरे पास ये इस तरीके से होगा।
ठीक है। दूसरी चीज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी दूरी होगी, साइज इतना बड़ा, ये एटॉमिक रेडियस मेरे पास सबसे ज्यादा किसका होगा, जेनॉन का होगा। ठीक है। अब बात आती है अट्रैक्शन फोर्स की। अट्रैक्शन फोर्स के बारे में जब बात करेंगे तो मतलब आपको पता है साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा, जितना पास में होगा न्यूक्लियस के उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना, उतना ज्यादा मेरे पास क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इसलिए हीलियम के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगी इस चीज की। ये अट्रैक्शन कौन सी बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स की बात कर। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा। इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की मेरे पास ये कंपैरिजन आता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये कंपैरिजन आ गया इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब बात आई बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की। तो आपको पता है जैसे ही मेरे पास वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो मेरे पास जैसे नीचे नीचे जाऊंगा तो मेरे पास उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या है भाई, वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, गैस के अंदर, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो कौन मेरा जल्दी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन किसकी टेंडेंसी होगी कि भाई वो मेरे पास जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन का मतलब है आप उसको लिक्विफाइड कर रहे हो। ठीक, और लास्ट आती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर मतलब पानी पे डालूंगा तो कितनी जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। जो अभी हमने केस किया है यहाँ पे, ये वाला देखो, हीलियम को पानी में डाला, नियोन को पानी में डाला, आर्गन को पानी में डाला। तो आप जब पानी में डाल रहे हो तो उससे वजह से क्या हो रहा है, इनमें चार्ज पोलराइज हो रहा है। चार्ज पोलराइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी के साथ अट्रैक्शन होगा। पानी के साथ चीजें जब अट्रैक्ट होने लग जाती है तो उसके अंदर डिजोल्व होने स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, उसको क्या करती है, डिजोल्व होना उसके अंदर स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। ठीक है, जो बचे हुए 3 पार्ट हैं जहां पर हम लोग बात करें वॉलेटाइल नेचर की। ठीक है ना, अब आप खुद ही सोचो, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वोलेटाइल नेचर कैसा होगा, लिक्विफिकेशन में क्या होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर क्या होगा, ये आपको खुद से एक बार करना है। ठीक है, फिर इससे आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।